हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक है, वेरी गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, महंगाई। बिल्कुल ठीक। तो इन्फ्लेशन इन मॉडर्न टाइम्स, इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल phenomenon. There is hardly any country in the capitalist world today which is not affected by inflation. अरे इस इन्फ्लेशन की वजह से अच्छी अच्छी सरकारें भी गिर जाती है भैया। इफ इन्फ्लेशन स्टार्ट्स टू गो अप बियॉन्ड द लिमिट, देन द गवर्नमेंट आल्सो हैज टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। इसलिए गवर्नमेंट भी इस इन्फ्लेशन को बहुत 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 क्लोजली मॉनिटर करती है। समझ रहे हो? तो फिर भैया, ये जो इन्फ्लेशन है, यह हर किसी व्यक्ति को प्रभावित कर देता है, वेदर इट इज रिच और पुअर। फिर जो ये इन्फ्लेशन है, इसके पीछे क्या कारण है? महंगाई क्यों बढ़ती है? ऐसे कौन से वजह है, ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से वस्तुओं की कीमतें, प्राइजेस बढ़ना शुरू हो जाता है? तो ठीक है, ये सब चीज़ें समझने के लिए हम आगे की स्लाइड देखते हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। जैसे कि 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ था, आप देख रहे हैं, वो यूज टू गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क एट ओनली 12 पैसे इन 1947। जब देश आज़ाद हुआ था, कितने रुपए में? सिर्फ 12 पैसे में हमें 1 लीटर गाय का दूध मिल रहा था भैया। 1975 में उसी 1 लीटर गाय के दूध की कीमत ₹2.5 हो गई, और 2019 में वही 1 लीटर दूध की कीमत 46 रुपीज़ हो गई थी। और आज क्या रेट है आपको तो पता है। अभी देखते हैं हम पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल 1947 में हमें 1 लीटर पेट्रोल के लिए सिर्फ और सिर्फ 27 पैसे देने पड़ते थे, 27 पैसे ओनली। ओके। एंड in 1975 we started getting the same 1 लीटर पेट्रोल फॉर दी 1.70 रुपीज। समझ रहे हो? और 2019 में वही 1 लीटर पेट्रोल के लिए हमें 68 रुपीज़ देने पड़ते थे। और आज क्या कीमत है पेट्रोल की, ये आप सब जानते हैं। अभी चलो हम देखते हैं सिनेमा घर। सिनेमा घर निकलते हैं हम। एक सिनेमा देखने के लिए 1947 में हर किसी व्यक्ति को सिर्फ 30 पैसा देना पड़ता था सिनेमा देखने के लिए। कितना पैसा भैया? 30 पैसा। सिर्फ एक टिकट के लिए 30 पैसा देना पड़ता था। फिर 1975 में उस टिकट की कीमत 3 रुपए हो गई। और आज आपको पता है, एक सिनेमा देखना भाई मतलब पसीने छूट जाते, 300 रुपये हमें देने पड़ते। ओके ना? आप समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन 1947 से आज 2020 तक कैसे कैसे बढ़ रहा है। अभी हम देखते हैं डेफिनेशन। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। डेफिनेशन क्या कहती है? इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। डेफिनेशन मतलब क्या? इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है? सी, इफ द प्राइस ऑफ एनी वन कमोडिटी इंक्रीजेस इन द होल कंट्री विद इन 1 ईयर, सो वी कैनॉट कॉल इट्स इन्फ्लेशन, इट इज इन्फ्लेशन। ओके। एक साल में हर एक वस्तुओं के जितने भी प्रोडक्ट तैयार हो गए, एक साल में तैयार हो रहे, वो सभी कमोडिटीज के प्राइजेस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन शुरू होना। ठीक है। अभी हम आगे की स्लाइड देखते हैं। डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी। क्या? डिक्रीजिंग इन परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी मतलब पैसे का जो मूल्य है, इंटरनल उसकी जो वैल्यू है, वो कम हो जाती है। तो किस तरह से कम हो जाती है, हम इस स्लाइड में देखें। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है ये भी। 1975 में हमें 10 ग्राम सोना करने के लिए, 10 ग्राम मतलब 1 तोला सोना परचेस करने के लिए सिर्फ 500 रुपये देने पड़ते थे। हाँ, ये बात सही है, सिर्फ 500 रुपये देने पड़ते थे। इन 1975 वी हैड टू पे ओनली ₹500 टू बाय 10 grams of gold, and today we had to pay
up to rupees 33,000 rupees to buy the same 10 grams of gold. मतलब ये कितना डिफरेंस हो गया भैया, ये तो हम सोच कर भी पसीने छूट जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1975 में अगर हमारे पास 500 रुपये होते, क्या 500 रुपये, तो हम कम से कम 1,000 ग्राम गोल्ड मतलब 1 किलो सोना परचेस कर सकते थे। समझ रहे हो बात को? मतलब इन 1975 इफ वी हैड रुपीज 50,000 वी could have bought about 1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। या बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और वही 50,000 रुपये में आज हम मार्केट में गोल्ड परचेस करने के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ में भैया केवल 15 ग्राम गोल्ड ही आता है। समझ रहे हो? चलो हम आगे की स्लाइड देखते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं। क्या लिखा है भैया? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये दो रीजन है इन्फ्लेशन के पीछे। तो देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या कहता है। इन्फ्लेशन हुज इनिशियल कॉस्ट इज राइज इन अ प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हम आगे की स्लाइड देखते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि अगर मार्केट में, फैक्टर मार्केट में अगर रॉ मटेरियल की जो अगर कीमतें बढ़ जाती है तो फिर जो मैन्युफैक्चरर है उसके भी, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके कमोडिटीज़ के भी प्राइजेस बढ़ जाती है। मतलब देखिए, as soon as the prices of raw materials starts increasing in the factor market, then the prices of final goods and services also starts increasing. अभी देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। एज एन एग्जांपल, इफ द प्राइजेस ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड, as a result the prices of each commodities also increases. Now see, the rise in the price of oil, it is an international issue. समझ रहे हो? ये तो इंटरनेशनल इश्यू है, ऑयल की कीमतें बढ़ना। देन ऐसे सिचुएशन में वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, तो फिर कीमतें तो कमोडिटीज़ की बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और आगे लेबर कॉस्ट, अगर कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जो होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर मार्केट में अगर मतलब फैक्टर मार्केट में इनकी अगर वेजेस या सैलरीज बढ़ जाती है तो भी फिर अंततः उसका परिणाम क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम आगे देखते हैं क्या है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब जब भी कब हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारा इनकम बढ़ता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हम चुप नहीं बैठते, हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगती है मार्केट में, हम ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करने लगते हैं। और भैया होता है क्या है, हम डिमांड तो ज़्यादा करते हैं लेकिन मार्केट में सप्लाई भी तो होना चाहिए। आपके हिसाब से तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा। अगर आपकी डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइजेस है वो बढ़ने लगती है। हम इसे ज़रा थोड़ी अच्छी तरह से इस स्लाइड में समझ लेंगे। देखिए, अगर कोई बंदा है उसकी 20,000 रुपये सैलरी, अगर वो सडनली 30,000 रुपीज़ हो जाती है तो वो तो चुप नहीं बैठता है। वो क्या करता है, ताबड़तोड़ फ्लैट बुक करना, लग्जरीज कार परचेस करना, लग्जरीज कमोडिटीज़ परचेस करना शुरू कर देता है। ठीक है, और होता है क्या है भैया, तो लिमिटेड मतलब सप्लाई तो लिमिटेड है और उसके वजह से क्या होता है, सब कमोडिटीज जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी प्राइजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जब भी कभी गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, टैक्स कम करती है मतलब हमारे हाथ में ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाती है, हमारे हाथ में ज़्यादा पैसा पड़ता है। तो उस वो भी एक वजह है कि हमारी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाती है और जो मार्केट में जो भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेस कर रहे हैं उसकी कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी हम आगे की स्लाइड देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। भैया ये जो दो बातें इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ये दोनों भी
बहुत अफेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए। ओके, ये दोनों एक रीज़न से इन्फ्लेशन के लिए। देखिए, पहला रीज़न इंक्रीज इन डिमांड में पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब एज द गवर्नमेंट स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पीपल स्टार्ट गेटिंग वर्क, हाँ, एंड बिकॉज ऑफ गेटिंग मनी, मोर मनी, दे स्टार्ट्स डिमांडिंग मोर। ओके, तो ये भी एक वजह है कि सप्लाई तो कम होता है और डिमांड बढ़ती है, तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। आगे का पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन फॉरेन डिमांड। इंक्रीज इन फॉरेन डिमांड मतलब भैया, व्हेन मोर कम्युनिटीज आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन नेशंस, इट रिड्यूसेस द स्टॉक ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। और फिर इसका मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली प्राइजेस कमोडिटीज़ के बढ़ने लगते हैं। और ये रीज़न हो सकता है कि इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिल सकता है। आगे देखेंगे रिडक्शन टैक्सेस। ये तो आपको पता है कि हमने अभी भी देखा भी कि गवर्नमेंट जैसे टैक्सेस कम कर देता है, हमारे हाथ में ज़्यादा पैसे आना शुरू होता है। और ये एक वजह होती है कि हमारी डिमांड बढ़ने लगती है और इन्फ्लेशन भी साथ साथ बढ़ने लगता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपको तो पता ही है कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ने लगती है। और आपको तो मालूम है, ये सब डिमांड और सप्लाई का तो खेल है भैया। डिमांड तो बढ़ती है लेकिन उसके साथ साथ सप्लाई तो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सोर्सेस भी लिमिटेड होते हैं और सप्लाई भी लिमिटेड होता है। और ये एक वजह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, इजी क्रेडिट है। इजी क्रेडिट फैसिलिटी, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इजी क्रेडिट फैसिलिटी, समझ रहे हो? मतलब जब कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक का जो रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, वो कम कर देता है, या फिर सीआरआर कम कर देता है, या एसएलआर कम कर देता है। सीआरआर मतलब आप तो जानते हैं, कैश रिजर्व रेशो, अगर वो कम कर दे तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसे अवेलेबल हो जाता है लोन प्रोवाइड करने के लिए। और एक वजह है कि लोगों के हाथ में इजी मनी आ जाता है और लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगती है। तो ये एक वजह है कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। हम आगे का पॉइंट अभी देख रहे जा रहे हैं, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई का कम होना। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई का कम होना। इसमें पहला पॉइंट क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स, ड्रॉट, अर्थक्वेक एंड सो ऑन, it adversely affect the supplies of agricultural products, and these calamities cause shortage of food products and raw materials, and thereby result in inflationary pressures। समझ रहे हो? आगे क्या पॉइंट है, scarcity of the factors of production। Whenever country has to face the shortage of raw material, skilled labor, capital equipment, this shortage reduce the production of goods and services। और ये एक वजह है कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वजह है इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे। एंड लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। जब कभी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बढ़ने लगता है तो वर्कर्स जो होते हैं, एम्प्लॉयज जो होते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। और उस स्ट्राइक की वजह से कभी कभी हालात ऐसे भी हो जाते हैं कि फैक्ट्रीज को ताला भी लग सकता है, और इस वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है या बंद हो जाता है, और फिर मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है। और ये भी एक कारण, बहुत इम्पोर्टेंट वजह है, यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो आई थिंक आज हमने बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, इन्फ्लेशन क्या है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप कर देते, ख़त्म कर देते। मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड thank you very much।